देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने जितने भी टाइप के अपने जनरेटर्स पढ़े हैं, जितने भी टाइप के पावर प्लांट्स पढ़े हैं, वहां पर जो जनरेटर यूज हो रहा था, वहां पे एक चीज आपने देखी होगी कि हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा था। हमारे जनरेटर में मैकेनिकल इनपुट हुआ करता था। फिर उसके बाद जैसे तुम लोगों ने मशीन पढ़ी है, तो जब मशीन पढ़ी तो उसमें तुमने देखा होगा कि जो मैकेनिकल आउटपुट होता है, सॉरी मैकेनिकल इनपुट होता है, वो पहले मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंट्रैक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड का हमारा इंट्रैक्शन होता है आपस में, फील्ड और आर्मेचर का, और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। मतलब कि मैग्नेटिक इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट के बीच में एक मैग्नेटिक डोमेन आ रहा है, मतलब मैग्नेटिज्म कहीं ना कहीं से आ रहा है। और थर्मल को पहले मैकेनिकल में चेंज किया गया है। मतलब कि कन्वर्जन बहुत प्रकार के हैं। पहले थर्मल आपकी मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई, फिर मैकेनिकल को मैग्नेटिक डोमेन का यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया गया। तो जब ऐसा किया जाता है तो लॉसेस ज्यादा होते हैं। लॉसेस ज्यादा होने से जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी आपकी कम हो जाती है। अब जब इफिशियंसी कम हो गई आपकी, तो उस इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, या मतलब वो बीच के पैरामीटर्स अगर हटा दिए जाएं तो इफिशियंसी बढ़ सकती है। तो उसके लिए एक एमएचडी पावर जनरेशन का कॉन्सेप्ट निकाला गया। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। इसमें हम फैराडे के नियम का उपयोग करते हैं। फैराडे का नियम आप लोग जानते हैं कि यदि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराया जाए, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराया जाए, तो उसके क्रॉस एक विद्युत वाहक बल या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और अगर उसे हम क्लोज पाथ प्रोवाइड करें तो उस क्लोज पाथ में करंट फ्लो होता है। अभी तक जो हम मशीनें पढ़ते थे, वहां पर हम कंडक्टर के रूप में कॉपर का यूज करते थे या एल्यूमिनियम कॉइल का यूज करते थे, है ना। पर अब यहां पर सॉलिड कंडक्टर के स्थान पर अगर गैसियस कंडक्टर, गैसियस कंडक्टर मतलब ऐसी गैस जिसमें आयन की उपस्थिति है, उसे हम बोलते हैं आयनाइज्ड गैस। तो यदि कंडक्टर के स्थान पे आयनाइज्ड गैस का उपयोग किया जाए, अर्थात यदि किसी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड में हम हाई वेलोसिटी पे एक आयनाइज्ड गैस को फ्लो कराएं और किसी एक विशेष व्यवस्था के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रोड्स को एक विशेष स्थान पर रखकर उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर पाए, निकाल पाए, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी। तो किस तरह से बोलेंगे, एमएचडी जनरेटर में एक आयनाइज्ड गैस को पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड से हाई वेलोसिटी से गुजारा जाता है, जिससे उसमें विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होता है या करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड्स को आवश्यक स्थान पर लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि एमएचडी पावर प्लांट क्या होता है, तो आप वहां पे बोलेंगे कि एमएचडी पावर प्लांट ऐसा प्लांट होता है जहां पर थर्मल एनर्जी का उपयोग करके डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त की जाती है। एमएचडी का पूरा नाम मैग्नेट मैग्नेटो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक प्लांट होता है। इसका जो सबसे पहले उपयोग किया था हैनेस एफबन, इसकी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। इसके बाद अगर इसका हमें वो निकालना हो, डायरेक्शन निकालना हो, तो डायरेक्शन कैसा होता है इसका, जैसे आप देखेंगे कि अगर हमारी मोशन ऑफ कंडक्टर का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो हमारा ईएमएफ का डायरेक्शन इनटू द सरफेस होगा। तो ये होता है आपका एमएचडी पावर जनरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो प्रिंसिपल बताएंगे आप जब, तो प्रिंसिपल के लिए आप सिंपल बताएंगे कि ये
फैराडे के नियम पे कार्य करता है। फैराडे के नियम पे कार्य करता है, यदि किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया जाए तो उस पर एक विद्युत भाग भी उत्पन्न होता है, और एमएचडी पावर प्लांट में इस कंडक्टर के स्थान पे आयनाइज्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल। अच्छा, इसके बारे में और कुछ चीजें अगर हम बात बताना चाहें तो ये हमारा क्या है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्लांट है, ये नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट है। इसका उपयोग रिसेंट में ही किया जाता है। ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो भले ही पुराना हो, पर इस पे बहुत पहले वर्क नहीं किया गया। इंडिया में भी शायद इसमें तमिलनाडु त्रिची में शायद एक प्लांट बनाया जा रहा है, जहां तक मुझे याद है। और इस प्लांट का जो उपयोग किया जाता है बच्चों, तो इस प्लांट को हम ऐसा नहीं कि खाली एमएचडी पावर प्लांट के रूप में उपयोग करें। ये क्या होता है, सब प्लांट के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब सहायक प्लांट के रूप में। जैसे आपका स्टीम पावर प्लांट लगा हुआ है, पर स्टीम पावर प्लांट में हमने स्टीम टरबाइन में स्टीम को करा दिया, स्टीम हमें रोटेट कर गई, उसके बाद कुछ गर्म स्टीम बच रही है, वेस्ट एनर्जी है, तो उस वेस्ट एनर्जी का उपयोग करके हम इस तरह के प्लांट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि ये बताइए कि किस तरह की गैसेस उपयोग की जाती हैं। जैसे हम आयनाइज्ड गैस प्लाज्मा बोल रहे हैं, तो ये प्लाज्मा यूज किया जा सकता है या कोई और भी गैसेस यूज की जा सकती हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह की गैस यूज की जाती हैं जहां पर क्या कहते हैं, जो आसानी एक हाई टेम्परेचर पर आयनाइज्ड हो जाए। अगर हमारे पास ऐसी गैसेस नहीं है, अगर हमारे पास ऐसी गैसेस नहीं है, तो हम पोटेशियम कार्बोनेट जैसे मटेरियल इंजेक्ट करके, फिर से बोल रहा हूं, पोटेशियम कार्बोनेट जैसे मटेरियल इंजेक्ट करके उस गैस के आयनाइज्ड होने के टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। एमएचडी जो होता है आपका, इसकी बात करें अगर तो दो टाइप का होता है आपका एमएचडी, ओपन साइकिल सिस्टम और क्लोज साइकिल सिस्टम। अच्छा, जैसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि एमएचडी क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैं पीपीटी में दिखा रहा हूँ तो बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल बहुत ज्यादा दिखाया गया है। मतलब ये आप जो देख रहे हैं थ्योरी, बहुत ज्यादा थ्योरी है। डायग्राम, ये जो है मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल चीज है। ऐसा देखने में तुमको टफ लग रहा होगा पर बहुत सिंपल है। ये एक आपकी एनोड प्लेट हो गई, ये आपकी कैथोड प्लेट हो गई, ठीक है। इसके बीच में हमने एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप की है, और आपका जो फ्लो होगा वो, सॉरी, जो फ्लो होगा आपका कुछ ऐसा फ्लो होगा, ठीक है। इस यहां से यहाँ पे आपकी फील्ड अप्लाइड है, यहां से आपकी आयनाइज्ड गैस फ्लो होगी। जब गैस फ्लो होगी तो कैथोड एनोड के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है वो एब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे, और जब इसे हम क्लोज सर्किट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें करंट फ्लो होता दिखाई देगा, प्राप्त होगा, दिखाई नहीं देगा, प्राप्त होगा, सॉरी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज लिखी हुई जो मैंने आपको बताई है, कि जब किसी कंडक्टिंग फ्लूइड को हम दो प्लेट्स के बीच में तेज गति के साथ, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर डिफरेंशियल सफिशिएंट, मतलब कि हाई स्पीड होनी चाहिए, तभी उसके काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, और जिसका प्रेशर होगा तभी हमारा उसका प्रेशर भी हाई होगा। और जैसे ही आयनाइज्ड गैस हमारी वहां से प्लेट्स के बीच से गुजरेगी, तो हम वहां पर चार्जेस, मतलब उसमें इंडक्शन के नियम के कारण ईएमएफ डेवलप होगा, जो कि कैथोड्स के द्वारा, कैथोड और एनोड के द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा, और करेक्ट हमारा फ्लो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इससे पहले बताया था कि अगर कोई गैस आपकी आयनाइज प्रॉपर नहीं होती है तो उसे सीजियम और पोटेशियम के साथ मिला दिया जाता है, जिससे वो आपकी लो टेम्परेचर पे आयनाइज्ड हो जाती है। तो एमएचडी का जो इंट्रोडक्शन होगा और जो प्रिंसिपल होगा, उसके लिए आपके लिए इतना इनफ है। अब इसके टाइप्स पे आ जाते हैं हम। अगर हम टाइप्स की बात करें,
तो टाइप आपके इसके दो टाइप के होते हैं, एक ओपन साइकिल सिस्टम होता है, एक क्लोज साइकिल सिस्टम होता है। बाकी क्लोज सिस्टम में सीडेड लिक्विड, आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जान लो, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें दो टाइप के सिस्टम पता करने हैं, ओपन साइकिल सिस्टम और क्लोज साइकिल सिस्टम। अच्छा, ओपन साइकिल सिस्टम और क्लोज साइकिल सिस्टम में तुमको एक सिंपल अंतर बता दो। सिंपल अंतर ये है कि देखो, एमएचडी प्लांट में क्या हो रहा है कि एक आयनाइज्ड गैस को हम गुजार रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड से। तो ओपन साइकिल सिस्टम उस सिस्टम को कहेंगे जब हमारी जो गैस है वो एक बार मैग्नेटिक फील्ड से गुजरी और फिर वो एग्जॉस्ट में चली गई। मतलब कि एक बार हमने उसको गुजारा आयनाइज्ड गैस को और वो हमारी कहाँ चली गई, एग्जॉस्ट में, अब उसका हम दोबारा यूज नहीं कर रहे हैं। अब क्लोज साइकिल सिस्टम में तुम समझ गए होगे, क्लोज साइकिल सिस्टम में क्या हो रहा है, पहले उस आयनाइज्ड गैस को गुजारा, वो थोड़ी ठंडी हुई, उसको वापस गर्म करने के क्षेत्र में ले गए, वापस गर्म किया, फिर वो आयनाइज्ड हुई, फिर उसे मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा, फिर वो ठंडी हुई। तो मतलब क्या है, यहाँ पर हम किसी भी प्रकार की गैस को वेस्ट में नहीं भेज रहे हैं। तो ये हमारा क्लोज साइकिल सिस्टम कहलाता है। अच्छा, अब इसके अगर हम डायग्राम देखना चाहें तो डायग्राम ये जो है आपका ओपन साइकिल सिस्टम का, ये डायग्राम है। ओपन साइकिल क्लोज साइकिल में डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आप डायग्राम देख के बना सकते हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, ओपन साइकिल क्लोज साइकिल में डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, थ्योरी आप देख के बना सकते हैं। इनका मेन मेन जो टॉपिक, सॉरी मेन जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है वो आपका इसका ओपन साइकिल सिस्टम ही होता है। अब यहाँ पर जो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि डायग्राम से ही आपको समझना है। डायग्राम अगर एक बार आपने बना लिया तो आपको डायग्राम से जितना समझ में आता है उतना आप लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे अपन ओपन साइकिल सिस्टम में, तो इस पे क्या है, सबसे पहले तो देखो है, कौन है, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, सबसे पहले हमें पढ़ा ये कंप्रेसर, जो हमारी सराउंडिंग एयर है, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर, जो भी हमारी एयर है उसको हम एटमॉस्फेरिक एयर बोलेंगे। उसको सबसे पहले हमने कहां से गुजारा, कंप्रेसर से। मैं ज्यादा बता रहा हूं, मैं ज्यादा बताऊंगा, आपको इतना ज्यादा भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। डायग्राम के बाद एक लिमिटेड आप क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन देंगे। 2 मिनट रुकिएगा। तो सबसे पहले हमने एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेशर में, अब क्या किया कंप्रेशर में, सबसे ज्यादा उसको हाई प्रेशर पे हमने प्रेशर किया, पहले कंप्रेस किया तो उसका प्रेशर क्या हो गया, हाई हो गया। अब कंप्रेस्ड एयर को लो टेम्परेचर, जो चूंकि उसका जो अभी टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है, उसे फिर हम हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे। अच्छा, हीट कहां तक करेंगे, उसे हम हीट करेंगे अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस तक। एक जस्ट फिगर है, ठीक है। अगर तुमको याद नहीं है, अगर तुमको टेम्परेचर याद नहीं है तो ऐसा बोल लो कि हम एटमॉस्फेरिक एयर से सबसे पहले एयर को कंप्रेसर में डालते हैं, जहां पे उसे उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है, और फिर एयर प्री हीटर के द्वारा उसके टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, हाई टेम्परेचर पर बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में भी लिखा हुआ है कि 1100 डिग्री सेल्सियस तक हमने उसके टेम्परेचर को बढ़ाया। फिर उसके बाद उसे कहाँ भेजा है, कंबस्टर में। इस कंबस्टर को हम कंबशन चेम्बर भी बोल सकते हैं। अब इस कंबशन चैम्बर में क्या होता है, फ्यूल बर्न किया जाता है। फ्यूल बर्न किया गया, फ्यूल बर्न करने से क्या हुआ, ये गैस की जो टेम्परेचर है वो और बढ़ गया। साथ में ही एक याद रखने योग्य बात है, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें कंडक्टिविटी गैस की बढ़ाने के लिए एल्कलाइन पोटेशियम, 1% एल्कलाइन पोटेशियम मिला देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूं, रुक जाइए, ये वर्ड की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, ये रहा, I'm talking about this thing, 1% एल्कलाइन पोटेशियम इसमें हम मिला देते हैं। बस इतनी सी बात होगी, जिससे आपके मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी
इंक्रीज हो जाती है। अब इसके बाद इसे कहां भेजा जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, चूंकि हमें हाई स्पीड में एमएचडी जनरेटर से उसको गुजारना है, तो इसे सब नोजल, नोजल क्या होता है, ये किसी भी मतलब पानी की बात कर लें या गैस की बात कर लें, किसी मतलब एक लिमिटेड क्षेत्र में वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, तो जैसे इसे नोजल से पास किया जाएगा तो एक हाई वेलोसिटी और हाई टेम्परेचर की गैस कहाँ जाएगी, एमएचडी डक्ट में या एमएचडी जनरेटर में। और जैसी वो एमएचडी जनरेटर में जाएगी तो वहां से हमारे एनोड और कैथोड के द्वारा या हमारे इलेक्ट्रोड्स, एनोड कैथोड के स्थान पे हम वर्ड यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के द्वारा डीसी सप्लाई प्राप्त कर ली जाती है और फिर उसे हम इन्वर्टर के द्वारा एसी सप्लाई में चेंज करेंगे और फिर ट्रांसमिशन के लिए हम उसे भेज देंगे। ठीक है, अब कुछ और बातें यहां पर, अब इसको हम दूसरे प्लांट्स के साथ कैसे यूज करते हैं। मैंने अभी तक तुमको ये चीजें बताई हैं जिसमें जिसमें मैं बना रहा हूं रेड कलर से, वर्किंग का इतना हिस्सा मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन में, दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसे क्यों मुड़ के गए भाई, यहां से मुड़ के क्यों गए, ऐसे ही चले जाते तो कम पाइप लगता। अब उसने दिमाग क्या लगाया है, देखो, अगर वो पाइप्स को यहां से होता हुआ गुजारेगा, यहां से होता हुआ गुजारेगा, तो एक चीज सोचो कि जो पिछले साइकिल में, मतलब इस सेकंड पिछले साइकिल में जो एमएचडी जनरेटर से जो गैस निकली थी वो यहां से होती हुई जाएगी, ऐसे होती हुई जाएगी ना वापस बाहर की तरफ, चिमनी की तरफ जाएगी। तो क्या है कि वो यहां से तो निकल गई पर अभी भी उसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर क्या हाई है। तो अगर हम उस वेस्ट हीट को यूज करना चाहें तो हम क्या करते हैं, कंप्रेसर से निकलने वाली गैस को यहां से गुजारते हैं, तो वो क्या करती है, इंटरेक्ट हमारे वेस्ट गैस से इंटरेक्ट करती है, और जैसे ही वो वेस्ट गैस से इंटरेक्ट करती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब यहां पर एक चीज और यूज की गई है। अब देखिए मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया आपको, ये हिस्सा अभी तक मैंने नहीं बताया कि ये क्या लगा हुआ है और ये नीचे का पूरा प्लांट क्या है, ये हिस्सा अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि चूंकि इसकी हीट है, काफी ज्यादा हीट है, हमने बोला कि 2300 से 2700 डिग्री सेल्सियस तक की मैंने हीटेड गैस को गुजारा है, और इसका उपयोग किया जा सकता है कहीं भी। तो इसका उपयोग करने का क्या उन्होंने यूज निकाला कि आप एक काम करो, इसके साथ एक स्टीम जनरेटर जोड़ दो, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा दो, क्योंकि हाई टेम्परेचर गैस निकल रही है, आप वहां पे एक स्टीम जनरेटर निकाल दो और वहां पे आप हीट एक्सचेंजर के साथ से पानी को गर्म कर दो, पानी को गर्म करके आप उसे स्टीम टरबाइन में भेजिए, स्टीम टरबाइन को रोटेट करिए और साथ में आप उससे भी एसी पावर सप्लाई जनरेट करो। मतलब के एमएचडी प्लांट के साथ ये जो मैं रेड से बना रहा हूं पूरा हिस्सा, ये क्या बन गया आपका, स्टीम पावर प्लांट। अगर मैं इस रेड वाले हिस्से को हटा दूं तो भी आपका एमएचडी प्लांट रहेगा, और चूंकि एमएचडी प्लांट में जो वेस्ट हीट निकल रही थी उसको हम स्टीम पावर प्लांट में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। देखो तो यही जो मैंने रेड में आपको बंद किया है, इस स्टीम पावर प्लांट को अलग से इसके साथ यूज किया जा सकता है। तो इसका फायदा ये होता है कि वेस्ट हीट का हम उपयोग कर पा रहे हैं। तो एमएचडी को कभी अकेले यूज नहीं किया जाता, इसे किसी पावर प्लांट के साथ सहायक रूप में या दो पावर प्लांट को एक साथ यूज किया जाता है। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि ये बेंड क्यों है। बेटा ये बेंड नहीं है, ये क्या है कि देखो, अब तुम एज्यूम करो ये तुम्हारा पाइप है, ठीक है, और ये चिमनी है आपकी, ठीक है। यहां से आप जब एमएचडी प्लांट को यूज कर लेते हैं, एमएचडी प्लांट में आपने गैस को यूज कर लिया, अब यहां से आपकी गैसेस जा रही हैं, ठीक है, आपकी गैस बाहर निकल रही है। तो मैं ये बोल रहा हूं
कि चूंकि यहाँ पे जो गैस आपकी निकल रही है उसका टेम्परेचर क्या है, हाई है ना, यहां से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। अभी भी उसका टेम्परेचर मान लो यहाँ पर था 2700, यहाँ पे उसने थोड़ा एब्जॉर्ब करके कितना किया होगा, 2300। स्टीम जनरेटर ने बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली होगी, तो उसने पहुंचा दिया होगा 800। अभी भी 800 तो है ना, तो क्या 800 को भी हम यूज नहीं कर सकते? तो उसने क्या किया है कि कई बार, मतलब ऐसे पहले स्टीम जनरेटर के पहले, मतलब यहाँ पे स्टीम जनरेटर के पहले पाइप को बेंड करके या वेस्ट गैस के संपर्क में लाए, और जब स्टीम पावर प्लांट से भी हमारी गैस निकल गई उसके बाद भी हम पाइप को उसके कांटेक्ट में लाए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो सके। यहाँ पर 10% एब्जॉर्व किया होगा, स्टीम जनरेटर ने 60% एब्जॉर्व कर लिया होगा, फिर भी 30% वेस्ट हीट तो जा रही है ना कहीं कहीं, तो 30% को भी हम यूज कर लें, उसके लिए हमने एक बार और प्री हीटर हमने वहां पर यूज कर लिया है। जैसे लिखा है देखो, हॉट टेम्परेचर एयर प्री हीटर, लो टेम्परेचर एयर प्री हीटर, मतलब कि यहाँ पर जो आउटपुट, जो आउटसाइड गैस है उसका टेम्परेचर भले ही लो है, पर उसे भी हम पहले प्री हीट कर सकते हैं ऐसा। अब इसका मैं एक और रीजन बताता हूं, उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ताकि समझ में तुमको आ जाए इसलिए बता दे रहा हूं। अब देखो यहां पर टेम्परेचर कितना होगा, जब गैस आई होगी तो यहाँ पे 25 टेम्परेचर होगा, 25 होगा टेम्परेचर, अरे 25, ठीक है। अब यहां पर टेम्परेचर कितना है, 1100, सॉरी माय मिस्टेक, 1100। क्या 25 का टेम्परेचर 1100 एकदम से बढ़ाएं तो हमें ज्यादा हीट की आवश्यकता होगी, राइट? पर हम क्या करते हैं, 25 को पहले हमने किया 300, 300 को किया फिर हमने 1100, है ना। तो 300 कहां हुआ हमारा सबसे पहले, यहां पर लो टेम्परेचर प्री हीटर, मतलब जब पहले टेम्परेचर लो था तब हमने उसको पहले प्री हीट किया, और फिर उसे हम फिर 300 से 1100 ले गए। 2500 से डायरेक्ट 1100 ले जाने और पहले 25 से 300 फिर 300 से 1100 ले जाने में डिफरेंस होता है, मतलब ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले हमने उसे लो टेम्परेचर की एयर से हीट किया, फिर उसके बाद हमने उसे हाई टेम्परेचर की एयर से हीट किया। ये एक तरीका है, बहुत ज्यादा मैंने बता दिया, मैं समझ रहा हूं, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। सीड रिकवरी यूनिट, अच्छा ये क्या है? अब देखो ये भी पाथ में आ रहा है, ये जो वेस्ट गैस यहां से गई है, सॉरी वेस्ट गैस का पाथ गलत बना दिया, ये जो वेस्ट गैस जा रही है इसके पाथ में एक सीड रिकवरी यूनिट भी है। और सीड क्या है हमारा, जो 1% एल्कलाइन पोटेशियम था, जो 1% एल्कलाइन पोटेशियम था जिसने कंडक्टिविटी बढ़ाई थी, तो हम वहां पर उसे अलग कर ले, जो वेस्ट गैस जा रही है उसे हम अलग कर ले, इसलिए हमने ये सीड रिकवरी यूनिट भी लगाई हुई है। इसी के साथ आपने रिमूवल ऑफ N2 एंड S, ताकि सरफेस में आपके नाइट्रोजन और सल्फर गैस ना जाए, उसके लिए हमने यहाँ पर उनको रिमूवल करने के लिए भी लगाया हुआ है। 2 मिनट वेट करिएगा, थोड़ा कॉल आ रहा है। तो इसी प्रकार से आपकी पूरी ओपन साइकिल MHD की प्रोसेस होती है। इसी प्रकार से अपना क्लोज साइकिल होगा। ये आपका क्लोज साइकिल किस प्रकार से होगा देखिए, सेम ऐसा ही है, बस थोड़े से चेंजेस हैं। यहां पर गर्म करने के लिए किसका यूज किया गया, न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर से हमारी हीलियम गैस का यूज कर रहे हैं। हीलियम गैस नोजल में गई, नोजल से हाई स्पीड पे वो MHD जनरेटर से निकली, फिर उस हीलियम गैस में जो हीट उपलब्ध थी उसे हीट एक्सचेंजर के द्वारा स्टीम बनाने के लिए यूज किया गया। अभी भी जो हीट है हीलियम गैस की, जो हीटेड हीलियम गैस है, उसे हमने क्या किया, कूलर के द्वारा ठंडा किया, और फिर जैसे हम उसे ठंडा करते हैं उसका प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है, फिर उसे वापस कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करके उसे वापस न्यूक्लियर रिएक्टर में भेजा जाता है।
दिस इज फॉर क्लोज्ड एमएचडी साइकिल। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले एक हाई प्रेशर हीलियम गैस न्यूक्लियर रिएक्टर में भेजी जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल बर्न होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, वहां पे वो हॉट हीलियम गैस निकालता है जो कि नोजल से गुजारी जाती है। नोजल से गुजार कर उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, जिसे एमएचडी जनरेटर में भेजा जाता है। एमएचडी जनरेटर में जब उसे भेजते हैं तो वहां से हमें डीसी पावर सप्लाई प्राप्त होती है, जिसे इन्वर्टर के द्वारा एसी पावर में चेंज किया जाता है, ट्रांसमिशन के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद वह हीलियम गैस जिसका टेम्परेचर काफी हाई हो चुका है, उसे हम हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं। वहां हीट एक्सचेंजर में हमारे स्टीम पावर प्लांट का स्टीम जनरेटर लगा होता है, स्टीम जनरेटर लगा होता है जो कि हीलियम गैस के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके पानी को स्टीम में चेंज करता है। उस स्टीम को हम स्टीम टरबाइन में भेजते हैं, स्टीम टरबाइन में भेजकर हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं और फिर वापस उसे हम कंडेंसर के द्वारा ठंडा करके फीड पंप के द्वारा उसे जो कोल्ड वाटर प्राप्त होता है उस फीड वाटर को हम वापस हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं। और जो हीलियम गैस है जिसका टेम्परेचर लो हुआ था, उस टेम्परेचर को लो होने के बाद उसे, चूंकि अभी भी वो गैसियस फॉर्म में है, मतलब अभी वो गैस हाई टेम्परेचर गैस है, उसे कूलर के द्वारा ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद जैसे उसे ठंडा करते हैं वैसे उसका जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, मतलब वो फैल जाती है गैस, उसका प्रेशर लो हो जाता है। उसे वापस कंप्रेशर में भेज के उसे हाई प्रेशर बनाया जाता है और हाई प्रेशर बनाने के बाद वापस उसे न्यूक्लियर रिएक्टर में भेज दिया जाता है। तो ये हो गया क्या आपका क्लोज साइकिल। अगर एक बार ओपन साइकिल समझ गए हो तो क्लोज साइकिल भी बहुत ही सिंपल है। इसमें तो मान लो डायग्राम से ही तुम समझ जा रहे होगे। इसमें हीलियम या आर्गन गैस का यूज, आर्गन ARGON आर्गन गैस का यूज किया जाता है। मेरे ख्याल से क्लोज तुमको ज्यादा सिंपल लगा होगा, क्लोज साइकिल ज्यादा सिंपल है एक बार ओपन साइकिल समझने के बाद। अच्छा, इसमें अगर अब किसी की कोई डाउट हो तो वो डाउट मुझे बताएं।